नमस्कार विद्यार्थियों। और कल अपन ने इतिहास का लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था और लेसन नंबर 5 में अपन ने उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन किया था। और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और भारत में उपनिवेशवाद की स्थिति क्या रही वो अध्ययन किया था। और एक बात मैंने आप लोगों को कही थी, उसका पालन आप लोगों ने किया होगा और अब आगे कर लोगे। मैंने कहा था कि एक सप्ताह के भीतर आपके लेसन नंबर 7 पूरे नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। पहले बना लिए होंगे आपने और जल्दी आपको टेस्ट भी बोला था मैंने। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि साहब भारत में मैंने आपको कहा था 16वीं से 18वीं शताब्दी संसार में इस दौर को अपन क्या है उपनिवेशवादी दौर या साम्राज्यवादी दौर कह सकते हैं। जिस दौर में क्या है संसार में विभिन्न देशों को यूरोपीय देशों ने अपना गुलाम बनाया। तो इस दौर में भारत में भी क्या है किस प्रकार से एंट्री हुई यूरोपीय देशों को मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पर अपन देखेंगे साहब मैंने 4 मुख्य जातियाँ बताई थी। एक जाति और आपकी किताब में दी है डेनमार्कवासी, वो भी भारत में आए थे और एक जगह अपना व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किया था, अपनी बस्ती बनाई थी। लेकिन देखो यहाँ पर वो अपनी बस्ती को और अपने व्यापार केंद्र को मजबूत नहीं कर पाए और 1845 में अपनी बस्ती को अंग्रेजों को बेचकर चले गए साहब। यानी मैंने बताया था कल, पहले पुर्तगाली, दूसरे डच बताए थे, तीसरा डेनमार्कवासी। डेनमार्कवासियों के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं है कि साहब 1676 में वो भारत आए और लगभग 1676 में उन्होंने क्या है कि साहब श्री रामपुर पर कब्जा किया। श्री रामपुर पर कब्जा किया और श्री रामपुर पर अपनी बस्ती बनाई, लेकिन अपना साम्राज्य विस्तार ज़्यादा नहीं कर सके। और साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके तो जो श्री रामपुर में बस्ती बनाई थी उस बस्ती को 1845 को उन्होंने क्या भेज दिया, किसको बताओ, अंग्रेज़ों को। और इस प्रकार उनका भी क्लाइमेक्स वहाँ पर हो गया, एंड हो गया। किसका बताओ, डेनमार्क वासियों का। उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ेंगे भारत में आए साहब अंग्रेज। कौन आए, अंग्रेज, या जिसको कहेंगे ब्रिटेन वासी। अंग्रेज कहाँ के निवासी हैं, ब्रिटेन के निवासी हैं। तो देखो यहाँ पर यानी जैसे मैंने कहा था ये यूरोपीय जातियाँ क्यों आई थी और साम्राज्य विस्तार के पीछे मूल कारण मैंने आपको औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण बताया था। तो ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पर क्या उद्योगों की स्थापना बड़ी मात्रा में हो चुकी थी। तो उनको भी क्या है एक नए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करनी थी, इसलिए वहाँ की सरकार ने भी क्या है उस समय जो वास्को डी गामा ने रास्ता खोजा था उस रास्ते से पूर्वी एशियाई देश जो एक तरह सघन घनी जनसंख्या बसी जनसंख्या वाले देश थे। वर्तमान में देख लो आप, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है जो पहले भारत ही था मान लो, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, ये एक तरह से सघन जनसंख्या वाले देश हैं। और यूरोपीय देशों को सघन जनसंख्या वाले देश ही चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, उन देशों को क्या है खेती के लिए प्रोत्साहित करके कच्चा माल प्राप्त कर सकें और निर्मित माल के लिए मार्केट उनको मिल सके। इसलिए क्या है अंग्रेजों ने भी क्या है फिर प्रयास शुरू किए, भारत की तरफ आए साहब। और देखो यहाँ पर भारत में कब आए, कैसे आए, उनका सीधी सी बात है कि साहब 1599 में प्रक्रिया शुरू हुई पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने की दृष्टि से। इन प्रक्रिया शुरू हुई 1599 में और एक तरह से प्रस्ताव दिया लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में। इसको ध्यान रखना, लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में क्या है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव दिया गया। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। समिति ने एक प्रस्ताव दिया कि साहब पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, या मान लो एक तरह से एक ग्रुप बनाया जाए, कंपनी बनाई जाए। और उस प्रस्ताव को सीधे स्वीकार किया गया और उस प्रस्ताव पर 31
दिसंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण हुआ, जिसको शॉर्ट में अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। कब निर्माण हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं शॉर्ट में अपन, यानी पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए। यानी एक कंपनी बनी और उस कंपनी को अधिकार पत्र दिया या एकाधिकार प्रदान किया, कहाँ पर व्यापार करने का बताओ? पूर्वी एशियाई देशों में। कहाँ पर बताओ? पूर्वी एशियाई देशों में। तो पूर्वी एशियाई देशों में नाम बोल रहा हूँ ना अभी, जैसे मान लो भारत है, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान शब्द नहीं बोल सकते, बांग्लादेश पाकिस्तान बाद में बने हैं। तो भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये पूर्वी एशियाई देश है। उन पूर्वी एशियाई देश, थाईलैंड, वियतनाम और सारे उस पूर्वी एशियाई देशों में आते हैं। तो पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई, जिसको शॉर्ट में अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और वैसे इसका पूरा नाम था, यानी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज यानी पूर्वी एशियाई देश। इंडीज का मतलब होता है एक तरह से भारतीय देश कह सकते हैं या पूर्वी एशियाई देश कह सकते हैं। इसके लिए कंपनी स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और देखो यहां पर इस कंपनी के द्वारा स्थापित हो गए 1600 ईस्वी में। अब इस कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ वो देखेंगे साहब। पहली बार भारत में सूरत पहुंची है कंपनी। कहां पहुंची बताओ? सूरत। कब बताओ? 1608 ईस्वी में। कब पहुंची बताओ? 1608 ईस्वी में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। ये ध्यान रखना, सूरत बंदरगाह पर पहुंचा पहला व्यापारिक जहाज इस कंपनी के थ्रू। यानी ब्रिटेन का व्यापार का पहला आगमन या व्यापारिक जहाज है वो पहुंचा कब बताओ? 1608 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा? सूरत बंदरगाह में पहुंचा। कहाँ पहुंचा बताओ? सूरत। यानी कुछ मैंने कहा ना भी आपको ये टॉपिक है, इन टॉपिकों में आपको मेन हेडिंग तैयार करनी है मुख्य रूप से, उसको आप वर्णन आ जाए उसमें डिटेल कर देना। जैसे अपन ने देखा है साहब 1599 में लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में समिति गठित हुई। उसके प्रस्ताव पर क्या है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हुई। उस कंपनी का पहला जहाज 1608 ईस्वी में कहाँ पहुँचा बताओ? सूरत बंदरगाह में पहुँचा। कहाँ पहुँचा बताओ? सूरत बंदरगाह में पहुँचा। और देखो यहाँ पर 1612 ईस्वी में अब आगे इसकी व्यापारिक केंद्र की मजबूती प्रदान करने के लिए 1612 ईस्वी में सूरत बंदरगाह के पास ही पुर्तगालियों से उनकी मुठभेड़ हुई। किससे बताओ? पुर्तगालियों से। क्यों? पुर्तगाली भारत में पहले आ चुके थे, मैंने बताया भी आपको, पीछे कल के क्लास में देखा। और पुर्तगालियों ने गोवा और दमन द्वीप पर 1610 में कब्जा कर लिया था। तो पुर्तगाली उस पश्चिमी तट पर मजबूत स्थिति में थे। यानी आप देखो ये भारत का नक्शा, अगर मैंने बताया था आपको, इस सूरत कहाँ पर है बता आपको? अगर इसको इस नक्शे को अपन ऐसे करें, सूरत ये यहाँ पर गुजरात में पड़ता है ना। सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था वो। तो सूरत के निकट पुर्तगालियों से भिड़ंत हुए कब बताओ? 1612 ईस्वी में। कब बताओ? 1612। और उसमें पुर्तगालियों को पराजित किया। किसने बताओ? अंग्रेजों ने। किसने पराजित किया बताओ? अंग्रेजों ने। अब देखो आगे उस समय अगर आप पीछे इतिहास पढ़ोगे, मैंने आगे पार्ट स्टार्ट कर दिया, अगर नॉर्मल क्लास होती तो पार्ट चलते आते तो उसमें रिपीट होता रहता। फिर देखो आगे स्टेप आती है 1615 में। 1615 में उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर। अगर मैं रिपीट करूं, 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, उसमें मुगल शासन की स्थापना हुई थी। 1526 से 1530 तक बाबर रहा। 1530 से लेकर 1555 तक हुमायूं रहा। 1556 से 1605 तक अकबर रहा। 1605 से 1728 तक जहांगीर रहा। 1728 से 1757 तक कौन रहा? शाहजहां रहा। 1657 से 1707 तक औरंगजेब रहा। तो उस समय कौन था शासक बताओ? जहांगीर। एक टीवी में ऐड भी आता है, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, कोई याददाश्त का ऐड आता हो, टीवी देखा हो तो देखो आपने उसमें जहांगीर के दरबार में अंग्रेज अधिकारी पहुंचा साहब। कब बताओ? 1615 में। सर टॉमस रॉ।
अंग्रेज लिखदार पहुंचा जिसका नाम था सर टॉमस रो। कब पहुंचा? 1615 ईस्वी में। और जहांगीर को खुश करके उसने व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर ली। क्यों? उस समय मैंने आपको कल भी एक वाक्य बोला था, याद हो तो, कि साहब उस समय भारत में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन मजबूत था। उस केंद्रीय शासन की अनुमति के बिना विदेशी व्यापारी सफल नहीं हो पाए। तो देखो, पहली सफलता अंग्रेजों की रहेगी 1615 में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो पहुंचे और उन्होंने क्या, कुछ सुविधाएं प्राप्त कर ली व्यापार करने के लिए। शासन प्राप्त करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए सुविधाएं प्राप्त कर ली। किसके नेतृत्व में आया बताओ? सर टॉमस रो के नेतृत्व में। और धीरे धीरे अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र बढ़ते गए। जैसे मान लो व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए आपके अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा। इन सब जगह व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। किसने बताओ? अंग्रेजों ने। तो उसके आगे कड़ी में आगे देखो, आगे और जैसे 1616 में उन्होंने क्या है, कालीकट में, 1633 में मछलीपट्टनम में, 1640 में मद्रास फोर्ट में एक तरह से व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली। तो धीरे धीरे उनके व्यापारिक केंद्र बढ़ते गए। किसके बताओ? अंग्रेजों के। अब देखो आगे की कड़ी में अपन देखेंगे कि साहब 1661 में, 1661 में थोड़ा सुधार हो रहा है वहां पर अंग्रेजों के लिए। 1661 में देखो बंबई मिला, यानी बंबई जो व्यापारिक केंद्र है, वो बंबई व्यापारिक केंद्र क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी है कि साहब बंबई व्यापारिक केंद्र पहले पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था बताओ? पुर्तगालियों के। लेकिन पुर्तगालियों से वो क्या है, ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो चुका था, ब्रिटिश शासक को प्राप्त हो चुका था। क्यों? ब्रिटिश राजकुमार ने पुर्तगाली राजकुमार से विवाह किया था और दहेज में बंबई क्या है, व्यापारिक केंद्र ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया था, ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हो गया था। ब्रिटिश राजकुमार से 1661 में ब्रिटिश राजकुमार ने इस व्यापारिक केंद्र को कंपनी को 10 पाउंड किराए पर दे दिया। किसको बताओ? कंपनी को। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार बंबई प्राप्त हो गया। कब बताओ? 1661 में। और देखो यहाँ पर 1651 में हुगली कारखाना स्थापित हुआ। 1696 में कलकत्ता में कारखाने के साथ दुर्ग भी बनाया गया। अब एक सन जो लिख रहा हूं मैं आगे, सबसे महत्वपूर्ण सन है ये, जो ध्यान रखोगे। जो एक तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की नींव कही जा सकती है। 1717, क्योंकि मैंने कहा ना पहले क्या था, मजबूत केंद्रीय सत्ता थी। और मजबूत केंद्रीय सत्ता कब तक रही? 1707 तक। कब तक रही बताओ? 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी है ना, वो विलासी और आराम पसंद रहे। और इसे कहते हैं उस समय 1707 में फर्रुखसियर शासक था, वो बीमार हो गया और ब्रिटिश डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया। अंग्रेजों को मौका चाहिए था। और फर्रुखसियर ने क्या किया कि साहब फिक्स पैसे लेकर बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार की रियायत प्रदान कर दी, फ्री में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, यानी पास बना दिया। जैसे आजकल आप सुना होगा, कोई दिल्ली जयपुर जाते हैं, अभी तो कोरोना चल रहा है तो समस्या चल रही है, जयपुर जाते थे तो रोडवेज का पास बनता था महीने भर का, और फिर रोज किराया देने की जरूरत नहीं होती थी। तो फ्री पास प्रदान कर दिया। कहाँ व्यापार करने के लिए बताओ? बंगाल में व्यापार करने के लिए। कब बताओ? 1717 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। यानी सीधी सी बात है कि साहब 1717 में उनको दस्तक नाम दिया उस फ्री पास का। दस्तक, क्या नाम दिया? दस्तक। दस्तक प्रदान कर दिया, फ्री पास सुविधा, पास दे दिया अंग्रेज व्यापारियों को कि साहब बंगाल में बिना किसी टैक्स चुकाए व्यापार कर सकते हैं। फिर उसी समय अंग्रेज फ्रांसीसी भी शक्तिशाली हो रहे थे। और आगे अपन देखेंगे साहब, फिर उसी दौर में 1740 से लगभग 1763 तक मध्य फिर कंपटीशन हुआ किसके बीच बताओ? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच।
और उस कंपटीशन में, जिसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं, आगे पॉइंट में आएगा भी, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। किसके बीच हुए? नाम तो कर्नाटक का युद्ध था, लेकिन वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी के बीच हुए थे। और कर्नाटक के युद्धों में लास्ट में विजय हुआ कौन बताओ? अंग्रेज। और आगे चलकर आगे पॉइंटों में अपन पढ़ेंगे कि साहब फिर किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित की। तो चौथी जाति अपन ने पढ़ी, कौन बताओ? अंग्रेज। अब 5वीं यूरोपीय जाति पढ़ेंगे अपन, कौन सी बताओ? फ्रांसीसी। ये बेसिक परिचय पढ़ रहे पहले, फिर अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का पॉइंट है वो बाद में आएगा। फिर 5वीं जाति आई साहब फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भारत में आए। तो देखो यहां पर फ्रांसीसी सबके बाद में आए भारत में। और लुई 14वें के समय, यानी ऐसे कहते हैं फ्रांस का बहुत प्रतापी शासक था लुई 14वां। लुई 16 का नाम तो आपने खूब सुना होगा पहले क्लासों में, कि लुई 16 के समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो लुई 14वें के समय ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई बताओ? 1664 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और देखो यहां पर कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने 1600 ईस्वी बताया, तो ये 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। कौन सी कंपनी स्थापित हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1667 में फ्रांसिस कैरन ने सूरत में, 1667 में सूरत में पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। किसका बताओ? फ्रांसीसियों का। किसका बताओ? फ्रांसीसियों का। यानी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। जैसे मान लो अभी कोई दुकान खोल लेता साहब, कोई व्यापारी कि साहब जयपुर में दुकान खोल ली उसने, तो वैसे ही उन्होंने व्यापारिक केंद्र एक स्टैंड बना लिया। कहाँ पर बताओ? सूरत में। कब बताओ? 1667 में पहला व्यापारिक केंद्र उनका स्थापित हुआ। कोठी का मतलब केंद्र हो गया, स्थान हो गया जहाँ पर वो ठहर सके और व्यापार कर सके, लेन देन कर सके। तो 1667 में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ बताओ? सूरत में। कहाँ स्थापित हुआ बताओ? सूरत में। 1669 में उन्होंने मछलीपट्टनम में, और 1675 में लेफ्टिनेंट मार्टिन ने कंपनी महानिदेशक बनाया गया। यानी ये एक पॉइंट आगे आएगा 1672 में। लेफ्टिनेंट मार्टिन को कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। अब देखो कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सन आती है 1742। कौन सा आती है बताओ? 1742। जब क्या है, गवर्नर बन रहा है डुप्ले। कौन बन रहा है बताओ? डुप्ले। जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत करने में लॉर्ड क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान है। उस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी को बढ़ाने के प्रयास करने में महत्वपूर्ण स्थान है डुप्ले का। किसका बताओ? डुप्ले, जो गवर्नर बनकर आया कब बताओ? 1742 में। और उसने देखो यहाँ पर श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। और जब श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया तो उनके, क्योंकि जैसे आपने पीछे पढ़ा, व्यापारिक केंद्र नजदीक थे। जैसे सूरत में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था तो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था तो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। तो दक्षिणी भारत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जब डुप्ले ने प्रयास किया तो उसकी टकराहट किससे हुई बताओ? अंग्रेजों से हुई। और उस टकराहट में युद्ध हुए अंग्रेजों और किसके बीच बताओ? फ्रांसीसियों के बीच। उन युद्धों में, जो बार बार नाम ले रहा हूँ, कर्नाटक के युद्ध हुए, उन युद्धों में फ्रांसीसी की हार हुई। और लास्ट में 1763 में फ्रांसीसियों को भारत से एक तरह से वॉकआउट करना पड़ा। यानी उन्होंने आगे विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। 2, 4, 5 केंद्र थे उनमें सीमित हो गए। कौन बताओ? फ्रांसीसी। अब यहाँ पर एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। 5 जो जातियाँ हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण जातियाँ थी। और आप अगर इतिहास का आगे पढ़ोगे तो ये 16वीं से 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है ना विश्व में, या मान लो पहले महायुद्ध तक की, पहले महायुद्ध तक संसार में 2 महाशक्तियां मुख्य थी, ब्रिटेन और फ्रांस।
और संसार के इतिहास में इनका ही भाग दौड़ ज़्यादा दिखाई देगी आपको। किसकी बताओ? फ्रांस और ब्रिटेन की। तो यहाँ भारत में भी इनकी टकराहट हुई, कंपटीशन हुआ उसमें, और उसमें फ्रांसीसी हार हुई साहब। अब एक लक्षणात्मक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि साहब भारत में फ्रांसीसी हार क्यों हुई, उसके कारण बताइए, जो आज क्लास में देखेंगे अपन। साहब भारत में फ्रांसीसी हार के कारण क्या रहे? भारत में फ्रांसीसी हार के कारण क्या रहे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको, आप ध्यान रखना या पढ़ोगे तो पाओगे कि सबसे यहां पर नक्शा दिख रहा है आपके सामने, और उस समय व्यापारिक केंद्र और दक्षिण भारती था। क्यों? मार्ग कौन सा था? समुद्री मार्ग। मार्ग कौन सा था? समुद्री मार्ग। किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। तो दक्षिणी भारत में व्यापारिक केंद्र समुद्र तट पर ही थे उनके। कहाँ थे बताओ? समुद्र तट पर। तो वहां पर स्थलीय युद्ध के साथ साथ जलीय युद्ध भी हुआ उनमें। और सबसे मूल कारण आता है कि साहब ब्रिटेन की जहाजी बेड़ा या जलीय सेना मजबूत थी। किससे बताओ? फ्रांस से। किससे बताओ? फ्रांस से। मूल कारण आता है कि साहब ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा मजबूत होना या जलीय सेना का मजबूत होना, मूल कारण आता है। किसके पराजय में बताओ? फ्रांस के पराजय में। मूल कारण, पहला कारण ये आता है कि साहब दक्षिणी भारत दिख रहा है आपको, दक्षिणी भारत में श्रेष्ठता स्थापित करनी थी उनको, और दक्षिणी भारत में जहाज नौसेना का मजबूत होना अनिवार्य था। तो नौसेना मजबूत थी किसकी बताओ? अंग्रेजों की। दूसरी बात देखे अपन, तो दूसरा कारण क्या आता है कि फ्रांसीसी कंपनी है और उसके अधिकारी हैं। सामने दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर ये दिख रहे हैं सामने, इस एक अंगुली को छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है। तोड़ सकता है? तोड़ सकता है ना? लेकिन अगर ये हो जाए तो सामने वाले के दांत तोड़ सकता है, ये तो टूटेगा नहीं, ठीक है ना? तो फ्रांसीसी अधिकारियों में समन्वय नहीं था, यानी एकता नहीं थी। तो दूसरा मूल कारण है फ्रांसीसी अधिकारियों में क्या नहीं था बताओ? समन्वय नहीं था। तीसरा कारण देखो, तीसरा कारण मैंने बताया था अभी आपको, पीछे लिखा था 1717 सन लिखी थी मैंने 1717 सन, यानी अंग्रेजों के कंट्रोल में भारत का सबसे समृद्धशाली प्रदेश आ चुका था। क्या बताओ? बंगाल सबसे समृद्धशाली प्रदेश था उस समय, यानी जिसको कहेंगे साहब विकसित राज्य की श्रेणी में आता था वो, और व्यापारिक केंद्र भी था महत्वपूर्ण। तो बंगाल पर अधिकार हो चुका था एक तरह से, आगे पढ़ेंगे, या प्रभाव स्थापित हो चुका था। क्यों? फ्री पास की सुविधा प्राप्त हो गई थी। और वहां पर उससे क्या हुआ कि साहब जैसे मान लो फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे हैं भारत में, और उनके देश है कहाँ पर बताओ? यूरोप में। अब भारत में सफल वही होगा जिसकी भारत में स्थिति मजबूत होगी। वहाँ की सहायता पहुँचने में तो आपको अभी मुश्किल होगी, लेकिन मैं तो अगर भारत में स्थिति मजबूत, तो उस समय भारत में स्थिति मजबूत अंग्रेजों में हो चुकी थी। क्यों? 1717 के बाद बंगाल, और जो आखिरी युद्ध हुआ था ना, महत्वपूर्ण युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध था अंग्रेजों और किसके बीच बताओ? फ्रांसीसियों के बीच। तो उस समय तक तो बंगाल पर अधिकार हो चुका था। किसका बताओ? अंग्रेजों का। क्यों? आप पढ़ोगे आगे, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, कभी सुनाओ नाम तो? 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, और उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो चुकी थी, और बंगाल पर एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अधिकार हो चुका था। किसका बताओ? अंग्रेजों का। तो तीसरा कारण यह है। चौथा कारण देखो, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराहट हुई, युद्ध हुए। उस समय फ्रांसीसियों ने केवल फोकस साम्राज्य विस्तार पर रखा, व्यापार के ऊपर से फोकस हटा लिया, ध्यान हटा लिया। जबकि अंग्रेजों ने युद्ध के समय भी मुख्य रूप से ध्यान किस पर रखा बताओ? व्यापार पर रखा, जिससे आर्थिक कमजोरी, आर्थिक मजबूत, अंग्रेज आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे और फ्रांसीसी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए। क्यों? भारत से व्यापार करने में काफी मुनाफा था, तो अंग्रेज युद्ध के साथ साथ व्यापार पर भी ध्यान फोकस रखा, जबकि फ्रांसीसी ने केवल साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया, व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। और लास्ट कारण यहाँ पर दिया है कि साहब मैंने कहा ना 1742 महत्वपूर्ण है, लिखा था मैंने,
डुप्ले एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत योग्य व्यक्ति था और कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेजों से भिड़ंत के समय डुप्ले ने जब जब भी सहायता मांगी, फ्रांसीसी सरकार ने उसको सहायता नहीं दी। और फिर जब डुप्ले की फ्रांसीसी कंपनी को ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय डुप्ले को वापस बुला लिया और डुप्ले का वापस जाना फ्रांसीसियों का हार का मुंह करना पड़ा। तो इस प्रकार से 4-5 कारण पढ़ेंगे और ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि साहब किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनी आई और यूरोपीय कंपनी ने भारत में किस प्रकार से एक तरह से सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, इसको अपन देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब आगे पढ़ेंगे इस पाठ में अपन कि साहब 18वीं शताब्दी में, अपन 16वीं से 18वीं शताब्दी देख रहे हैं, तो खास तौर से यहाँ पर आएंगे कि साहब 18वीं शताब्दी में जाकर फिर विदेशी कंपनियाँ सफल होना शुरू हो गई। तो 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे और राजनीतिक स्थिति ने किस प्रकार से उपनिवेशवाद को सपोर्ट किया वो पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 1707 सन लिख रहा हूँ, एक 1707 तक भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय शासन था। उसके बाद स्थिति ऐसी आई, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, वो 1707 में लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था। 1707 में लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था और 1764 में बताऊं उदाहरण आपको, मुगलों का डायरेक्ट अधिकार दिल्ली से 8 मील दूर तक था मात्र। दिल्ली से कितने दूर तक? 8 मील। दिल्ली से 8 मील दूर तक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस आगे टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कि साहब 18वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसका अध्ययन करेंगे और फिर उस राजनीतिक स्थिति का मौका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने किस प्रकार सत्ता हस्तांतरण किया, सत्ता हस्तगत की या भारत पर शासन स्थापित किया। इस पाठ में अपन यही पढ़ेंगे अब आगे कि साहब किस प्रकार से उसकी राजनीतिक स्थिति थी, फिर किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, वो कहानी पूरी इसमें आएगी, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर राजनीतिक स्थिति के बाद बंगाल से, फिर बंगाल के बाद मराठा है, मराठाओं के बाद मैसूर है, मैसूर के बाद आपका पंजाब है, जिनसे युद्ध किया अंग्रेजों ने और युद्ध करके सत्ता स्थापित की। और 1857 तक लगभग संपूर्ण भारत, 1857 तक लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। जो शुरुआत 1757 से मैंने किया ना, प्लासी के युद्ध से स्टार्ट किया उन्होंने, और 100 वर्षों में लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार हो चुका था। इसी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जो अपन अगली क्लास में देखेंगे, सही है ना। तो आज पिछली 2 क्लास में अपन ने देखा कि साहब किस प्रकार से उपनिवेशवाद की स्थापना भारत में शुरू हुई। 5 विदेशी जातियाँ मुख्य रूप से आई, मुख्य रूप से 4 थी और डेनमार्क वासी तो मात्र थोड़े से थे जो एक सत्ता स्थापित की और वापस भेज दिया उसको। जबकि 4 का नाम इसलिए लेते हैं अपन क्यों, पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में बना रहा, हॉलैंड वासियों के 1-2 व्यापार केंद्र बने रहे, जिसको डच कहते हैं, फ्रांसीसी व्यापार केंद्र बने रहे, और अंग्रेज तो सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा। तो ये विदेश जातियाँ और उपनिवेशवाद का प्रभाव भारत में बना। तो आप लोग मन लगाकर अध्ययन करोगे। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के लिए बोल दिया था कि साहब फर्स्ट पार्ट का आपका टेस्ट होगा, उसकी तैयारी जारी रखना। छोटे क्वेश्चनों का होगा टेस्ट, है ना। और इसमें अपने 7 ही पार्ट उसको पढ़ते चलो और जैसे सिलेबस आएगा, अभी आपकी थोड़ा कोर्स धीरे चल रहा है, उसका मूल कारण है सिलेबस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। जैसे सिलेबस आएगा फुल गति से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और आप लोग भी मन लगाकर अध्ययन करो, क्यों ये जो 2000 बार कर रहा हूँ आपको, 2020-21 का सत्र है, थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूँ आपके लिए। 2020-21 का सत्र है। 2020-21 का सत्र उन विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर है जो मेहनत कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं लापरवाह हैं उनके लिए सबसे हानिकारक साल साबित होगा ये। और मैं बार बार ऑनलाइन क्लास में बोल रहा हूँ आपको, सब आपकी इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। मन लगाकर अध्ययन करो आप, ठीक है। धन्यवाद। लंबी हो गई।